देश की राजनीति की धुरी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज क्या कुछ होने वाला है और कौन सी खबरें आज सुर्खियों में रहने वाली हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। लखनऊ, देहरादून, मेरठ, वाराणसी और कानपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लखनऊ से अजीत सिंह, देहरादून से आसिफ जैदी, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी और कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको दोनों प्रदेशों के मूड को समझाने में मदद करेंगे। सबसे पहले हम अपने तमाम संवाददाताओं से बातचीत करेंगे। लखनऊ से हमारे साथ अजीत सिंह जुड़े हुए हैं। अजीत, बताइए आज क्या कुछ खास रहने वाला है और किन किन बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी? बिल्कुल अनुपम, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी और नेताओं की सबसे बड़ी खबर होगी। 350 भ्रष्ट अफसरों और नेताओं की फाइल आज मुख्य सचिव के पास शाम को 6 बजे प्रस्तुत होगी, जिसमें ईओडब्ल्यू, एंटी करप्शन, विजिलेंस, सीबीसीआईडी की जो जांचें पिछले 15 वर्षों से लंबित है, उसमें काली कमाई के इन कुबेरों का आज पूरी कुंडली प्रस्तुत होगी। इसके साथ ही जो प्रमुख सचिव गृह हैं उनकी तरफ से अभियोजन और एफआईआर की स्वीकृति दी जाएगी। इसके पहले भी 144 लोगों के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया गया अनुपम। इसके अलावा जो भीम आर्मी का जो चीफ चंद्रशेखर रावण रिहा हुए, उसको लेकर जो विपक्ष है वो हमलावर हो गया। चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, सभी लोग हमलावर हो गए और कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी रणनीति में फेल हो गई। तो ये दूसरी बड़ी खबर होगी। इसके अलावा बीजेपी आज मंथन करेगी पार्टी कार्यालय पर सुबह 10 बजे से ही। जो बीजेपी अध्यक्ष है प्रदेश के महेंद्र नाथ पांडे, उन्होंने सबकी बैठक बुलाई है, कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, यानी 2019 की जीत का रास्ता कैसे निकले इसका मंथन होगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो होगी अनुपम वो यही होगी कि आखिर उत्तर प्रदेश के 350 नेता और भ्रष्ट अफसरों पर क्या कार्रवाई होती है, एफआईआर होता है, किस तरह उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, जेल कैसे हो जाते हैं और क्या करती है सरकार, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति की बात थी अनुपम, वो सबसे बड़ी नजर होगी हमारी कि आज शाम को क्या फैसला होता है इन काले कुबेरों के ऊपर। जी अजीत, आएंगे देहरादून की तरफ रुक करेंगे। आसिफ जैदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ, बताइए क्या कुछ खास आज रहने वाला है? देखिए अनुपम, वैसे तो खबरें आज बहुत महत्वपूर्ण हैं। 3 खबरें सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से सबसे बड़ी खबर यह है कि आज हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था, जिसके तहत आक्रोश के चलते, जनता के आक्रोश के चलते अतिक्रमण को रोक दिया गया था। लेकिन आज फिर दोबारा से यह अतिक्रमण अभियान प्रेमनगर में चलाया जाएगा, तो जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। दूसरी खबर है कि आज मुख्य सचिव उत्पल कुमार राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत एक बैठक लेंगे, जिसके अंदर सभी अफसर मौजूद रहेंगे। तीसरा, 18 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर प्रेमचंद अग्रवाल स्पीकर जो हैं वो बैठक लेंगे, जिसके अंदर डीजीपी और मुख्य सचिव के सहित काफ़ी अफसर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल आसिफ, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ है। उमेश, बताइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज क्या कुछ खास रहेगा, कौन कौन सी बड़ी खबरें रहेंगी जिन पर नजर रहेगी? जी हाँ, देखिए अनुपम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज निगाह सहारनपुर पर रहेगी। देर रात भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर उर्फ रावण को रिहा कर दिया गया। देर रात तकरीबन 2:37 पर चंद्रशेखर उर्फ रावण को रिहा किया गया। निश्चित तौर पर चंद्रशेखर उर्फ रावण के रिहा होने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति और गरमाएगी। दलित राजनीति का अखाड़ा बनेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जिस तरह से रावण ने निकलने के बाद ही राज्य सरकार पर हमला बोला है, आने वाले दिनों में ये सियासत और गरमाएगी, क्योंकि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर पिछले 15 महीनों से जेल में चल रहे थे और वक्त से पहले उनको रिहा कर दिया गया है। यानी दलित राजनीति का अखाड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनेगा, ये तय है। ये पहली बड़ी खबर रहेगी। और दूसरी बड़ी खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध के बोलबाले को लेकर रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक महिला पर तेजाब से हमला किया गया है। तेजाब से उस पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि वो 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के अपनी आवाज बुलंद कर रही थी। ये महिला अस्पताल में भर्ती है, हायर सेंटर में उसको रेफर किया गया है, मेरठ में उसका इलाज चल रहा है। इस खबर पर हमारी निगाह रहेगी। इसके अलावा मेरठ में जिस तरह से बसपा कार्यकर्ता की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर कल हत्या कर दी गई, सरेशाम यह हत्या हुई, शाम को 7 बजे यह हत्या हुई, तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ी खबर रहेगी कि हत्यारे पकड़े कब तक जाते हैं। पुलिस के इकबाल को भी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से चौराहे पर गोली मारी गई है बसपा कार्यकर्ता को, वो भी एक बड़ी खबर रहेगी। और तीसरी बड़ी खबर रहेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुखार के कहर को लेकर। बरेली, बदायूं, बुलंदशहर के बाद अब यह कारवां शामली तक पहुंच गया है। शामली में एक गांव के तकरीबन 200 लोग बीमार हैं।
निश्चित तौर पर शामली के जिला प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत है, एक्टिव रहने की जरूरत है, सीएमओ को, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने की जरूरत है, इस पर हमारी निगाह रहेगी। साथ ही साथ मेरठ में डेंगू को लेकर के एक खास अलर्ट हुआ है। यहां पर जो डेंगू को लेकर के मलेरिया विभाग ने निरीक्षण किया तो 230 जगह डेंगू का लार्वा पाया गया है। तो ये एक बड़ी खबर रहेगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुखार के साथ साथ, वायरल बुखार के साथ साथ, मलेरिया बुखार के साथ साथ अब डेंगू ने भी दस्तक दे दी है। तो ये महत्वपूर्ण खबरें आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रहेंगी जिन पर हमारी निगाह रहेगी। बिल्कुल उमेश, आएंगे आपके पास और विस्तार से समझेंगे। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ हैं। उपेंद्र, बताइए वाराणसी और आसपास किन खबरों पर आज फोकस रहेगा? कौन कौन सी बड़ी खबरें आज सुर्खियों में रहेंगी? देखिए, फिलहाल अब काशी जो है अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने की तैयारियों में जुट गई है। बता दें कि न्यूज़ 18 ने सबसे पहले ये खबर बताई थी कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 68वां जन्मदिन काशी में मनाएंगे। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और वो इस दिन काशी में होंगे। सुबह दिल्ली से कुछ लोगों से मुलाकात करने के बाद वो दोपहर में काशी पहुंचेंगे। इसके बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और इसके बाद जो डीरेका छविगृह है वहां पर बच्चों के साथ फिल्म देखेंगे। बता दें कि जो कल पूरी कवायद देर रात तक चली कवायद के बाद जो उनकी सभा है और जो बच्चों के साथ फिल्म देखने का उनका प्रोग्राम है वो फाइनल हो गया है। सभा उनकी बीएचयू में होगी, जहां पर देश और विदेश में जो महामना के मानस पुत्र हैं, जो देश विदेश में महामना के मानस पुत्र अपनी प्रतिभा का डंका बजा रहे हैं, उनके जरिए पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री 17 से संदेश देंगे। और यही नहीं, जो उनके जीवन पर फिल्म बनी है चलो जीते हैं, उसको भी जो प्रधानमंत्री बच्चों के साथ देखेंगे। उन बच्चों में प्राथमिक स्कूल के बच्चे होंगे। यही नहीं, उनके जो गोद लिए गांव है डोमरी, जयापुर, नागेपुर, यहाँ के भी बच्चे शामिल होंगे। डीरेका में बच्चों के साथ फिल्म दिखाई जाएगी। इसको लेकर आज जो है जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो वाराणसी पहुंचेंगी और जो दोनों कार्यक्रम स्थल है उनका जायजा लेंगी और सुरक्षा को लेकर खाका खींचेंगी। फिलहाल इस पूरी तैयारियों को एक और जहां काशी जन्मदिन मनाने की तैयारियों में जुट गई, वहीं प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। चूंकि प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जवान तैनात रहेंगे और उसी दिन मुहर्रम का जुलूस भी निकलना है, तो कहीं ना कहीं दोहरी सुरक्षा की चुनौती होगी, जिसको लेकर आज सुरक्षा का फुल प्रूफ प्लान बनाया जाएगा। फिलहाल इसको जन्मदिन को अगर कई मायनों से देखें तो प्रधानमंत्री इस साल अपना जन्मदिन मनाएंगे और 2019 में जैसा कि सब लोग जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव भी है, तो ये माना जाए अब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र इस बार वाराणसी जो है वही भाजपा का रण क्षेत्र होगा। कहीं ना कहीं लगातार सीएम का जो दौरा है वो भी वाराणसी हो रहा है, तो इस बार वाराणसी मॉडल पर भी भाजपा के चुनाव लड़ने की बात है। और फिलहाल जो 17 सितंबर को जो जन्मदिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। करीब 5000 बच्चे होंगे जो प्रधानमंत्री के साथ फिल्म देखेंगे। उनके साथ प्रधानमंत्री उनके स्कूलों के जो तजुर्बे हैं उसको शेयर करेंगे, जो डिजिटल क्लास है उसकी बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों के जरिए प्रधानमंत्री पहले अपनी मन की बात करेंगे और उसके बाद बीएचयू से जो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो इस बार जनवरी में होने जा रहा है काशी में, उसके जरिए पूरी दुनिया को संदेश देने का काम करेंगे। अनुपम, बिल्कुल उपेंद्र बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। रुख कानपुर का करेंगे, वहां से अमित गंजू हमारे साथ हैं। अमित, बताइए आज क्या कुछ खास रहने वाला है और कौन कौन सी बड़ी खबरों पर आपकी नजर रहेगी? देखिए अनुपम, पहले तो हम बताना चाहेंगे आपको और आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को न्यूज़ 18 की खबर हर शहर, हर जनपद, हर कस्बे, हर तालुका तक है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर जिस पे मेन फोकस रहेगा वो जो कानपुर से आतंकी पकड़ा है हिजबुल मुजाहिदीन का, उसको लेके मैं बताना चाहूँगा कि कानपुर कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का, जिसे लोकल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक है। क्योंकि कानपुर में ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां लोग बिना आईडीज के रह रहे हैं, चाहे वो कानपुर का चकेरी हो, नौबस्ता हो, पंकी हो, घाटमपुर हो, ऐसे तमाम क्षेत्रों। चकेरी की ही अगर बात करें तो चकेरी एक बहुत बड़ा स्प्रेड एरिया है, क्योंकि ये चकेरी से जब आगे बढ़ के जाइए तो पूरा ये इलाहाबाद फतेहपुर का तक बॉर्डर लग जाता है। चाहे अहिरवा की बात करें, पटेल नगर की बात करें, हम लोग और क्षेत्रों की बात करें जहाँ से ये पकड़ा गया है पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय से। ये वहाँ डॉक्टर हुरेरा जिसका नाम था वो पीएचडी होल्डर है। कहीं ना कहीं विदेश से, फिलीपीन से लेके कश्मीर और कश्मीर से लेके लखनऊ और लखनऊ से लेके कानपुर तक इसने पूरी रेखी तैयार की। हालांकि इसे यूपी एटीएस ने दबोच लिया और उसके बाद
कई ऐसे सवाल अभी और पीछे छूट जाते हैं। कहीं ना कहीं वो जरूर पकड़ा गया, लेकिन पिछले 2.5 महीने से जो शख्स यहाँ रह रहा था, न तो इंटेलिजेंस को इसकी भनक लगी, ना ही लोकल एलआईओ को, जो यहाँ चप्पे चप्पे पर हर थाने स्तर पर, चौकी स्तर पर चौकियों में बैठे। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात, 350 से 400 मीटर दूरी पर आहिरवां चौकी है, जहाँ पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, जहाँ पुलिस का गश्त रहता है। और सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार से ये पकड़ा गया और गणेश उत्सव और तमाम पंडालों पर धमाके की बात कर रहे थे, उसके अलावा अब नवरात्रे भी अभी कुछ है, इधर मुहर्रम भी है। इसके अलावा जहाँ रामलीला कानपुर में सबसे ऐतिहासिक रामलीला होती है और कानपुर के 9 स्थानों पर होती है, वो भी कहीं ना कहीं फोकस पे रहा होगा। लेकिन मैं आपको अनुपम बताना चाहूँगा, न्यूज़ 18 की नज़र आज इस मुद्दे पर भी अहम रूप से रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से कानपुर को आतंकियों ने अपना केंद्र बना के रखा है, ये कोई पहला मामला नहीं कि कोई आतंकी पकड़ा गया। हम 2014 की बात करें, हम 2016 की बात करें, 17 की इसी चकेरी से जब लखनऊ में जहाँ क्रॉस फायरिंग हुई थी और मुठभेड़ हो रही थी आतंकियों की पुलिस से, तो यहीं से वो व्यक्ति है जिसके पेरेंट्स यहाँ रहते थे, वो लड़का यहीं कानपुर का था। इसके अलावा जो पूरा नेटवर्क था, कहीं डिफेंस कॉलोनी, चकेरी, जाजमऊ, ये पूरा एक केंद्र बना हुआ है। क्योंकि आउटर स्ट्रीट पे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये पूरा आउटर स्ट्रीट है। आउटर स्ट्रीट्स में कहीं ना कहीं इन लोगों को एक शेल्टर मिल जाता है। अब देखना ये होगा क्या क्या पुलिस इस घटना के बाद, लोकल इंटेलिजेंस इस घटना के बाद वाकई कोई काउंसलिंग करती है, वाकई लोगों की कोई लिस्ट तैयार करती है जो आउटर स्ट्रीट्स पे है, क्योंकि ऐसे तमाम लोग रहे। और इसके अलावा यहाँ एटीसी का सेंटर था, यहाँ से मात्र 500 मीटर दूरी पर रनवे ट्रैक वहीं था। क्या प्लान्स थे, क्या चीज़ें, ये तो अब जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस जो लोकल है उसकी बहुत बड़ी चूक है। और कानपुर को जिस प्रकार से इन्होंने केंद्र बनाया है, कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसीज को और एक्टिव होना पड़ेगा। जी अमित, बने रहिए हमारे साथ, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे और जानेंगे कि आज क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है आज का एजेंडा में। आज की बड़ी खबरों को हम आपको बता रहे हैं और इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। उपेंद्र के पास एक बड़ी खबर है। उपेंद्र, बताइए क्या कुछ खास रहने वाला है और कौन सी बड़ी खबरें हैं? देखिए, एक बड़ी खबर और सनसनीखेज जिसे कह सकते हैं मामला सामने आया है। वाराणसी और मिर्जापुर के 2 बाल शिशु गृह से बच्चों के लापता होने का मामला सामने आया है। ये करीबन 25 बच्चे बताए जा रहे हैं। वाराणसी के लक्ष्मी शिशु गृह और मिर्जापुर के महादेव शिशु गृह से बच्चे लापता हुए हैं। कुल मिला के करीबन 25 बच्चे हैं। इसका संज्ञान खुद, जहां तक इसका इनपुट था, वो खुद महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार को मिला था। सूचना और इनपुट मिलने के बाद उन्होंने इसके लिए पत्र लिखा और फिलहाल अब वाराणसी और मिर्जापुर के डीएम को उन्होंने आदेश दिया है कि 15 सितंबर तक इस पूरे बेहद संवेदनशील मसले पर अपनी रिपोर्ट दें। भारत सरकार का और मंत्रालय का पत्र मिलने के बाद वाराणसी डीएम ने एडीएम सिटी को इस पूरे मामले की जांच सौंपी है कि बच्चे लापता हैं, कहां गए। जो इनपुट मिल रहा है और जो चर्चा है वो ये भी है कि इनमें से कुछ बच्चों की मौत का भी मामला है कि उनकी मौत भी हो गई है और उनका कहीं भी पता नहीं चल रहा है। वो कागजों में है लेकिन वहां पर बिल्कुल नहीं है। उपेंद्र, आएंगे आपके पास, रुख मेरठ का करेंगे। उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। उमेश, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का रिहा करने का फरमान आना, उसके बाद उनका बाहर आना और उसके बाद सरकार के बारे में बोलना क्या दर्शा रहा है? सियासत का रुख कैसा है? जी हाँ, निश्चित तौर पर अनुपम, बड़ा सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल आप खड़ा कर रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जिस तरह से कल भीम आर्मी के संस्थापक, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देर रात 2:37 पर रिहा किया गया, 2:37 पर छोड़ा गया, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति का अखाड़ा बनना यहां पर तय है। यहां दलित राजनीति गरमाएगी और चंद्रशेखर उर्फ रावण जो है जैसे ही छूट करके बाहर आया और जब बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मायावती तो वैसे भी मेरी बुआ लगती है, उनके खिलाफ मैं कैसे जा सकता हूं। ये ऑफ द रिकॉर्ड बात कही है। हालांकि बाइट में जो ऑफिशियल उन्होंने बोला है उसमें ये नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने ये ऑफ द रिकॉर्ड बोला है चलते चलते कि मायावती तो वैसे ही मेरी बुआ लगती हैं, उनके खिलाफ मैं कैसे जा सकता हूं। तो यकीनन ये वाक्य बहुत कुछ कहता है। और जिस तरह से दलित सियासत को लेकर के बीते कई महीनों से यहां पर एक तरह से अखाड़ा बना हुआ है और जिस तरह से SC/ST एक्ट को लेकर के पूरा बवाल हुआ था 2 अप्रैल को और बाद में सवर्णों को लेकर इसका एक आंदोलन हुआ, तो उसके बाद चंद दिनों के बाद ही जिस तरह से चंद्रशेखर उर्फ रावण को छोड़ा जाता है और आनन फानन में राज्य
सरकार का आदेश आता है, डीएम को पत्र भेजा जाता है, डीएम सहारनपुर को पत्र भेजा जाता है और रातों रात उसे रिहा कर दिया जाता है, तो यकीनन ये साफ संदेश है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित सियासत एक नया मुद्दा बनेगी। और सहारनपुर में सबसे ज्यादा दलित हैं, सहारनपुर में एक अच्छी खासी आबादी दलितों की है। सहारनपुर क्या, नोएडा क्या, बुलंदशहर, ये पूरी की पूरी बेल्ट जो है यहाँ पर मायावती की और एक अच्छी पैठ रही है एक जमाने में, लेकिन जिस तरह से अब ये भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ा गया है, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बाहर आए हैं, तो यकीनन सियासत का अखाड़ा तो बनेगा ही। और हमारी निगाह इस खबर पर रहेगी कि अब आगे आगे देखिए होता है क्या, यानी आगे आगे देखते जाइए सियासत का ऊंट कौन कौन से करवट बैठता है। जी उमेश, बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे और आप रुक करेंगे हम अमित गंजू का कानपुर से हमारे साथ हैं। अमित, बताइए और क्या कुछ खास आज रहने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मैंने कानपुर की घटना का जिक्र किया, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस की फतेहगढ़ में देखने को मिली, जहां पेशी पर अपराधियों को बुलंदशहर ले जाया गया, जिस ऐसे खुंखार अपराधी पर जिसपे 47 लगभग मुकदमे हैं, यानी 4 दर्जन मुकदमे जिसपे हैं, उनको पुलिस वैन में सिर्फ 3 कांस्टेबल्स के भरोसे छोड़ दिया और लौटते हुए वो लोग पुलिस को चकमा दे के फरार हो गए। निश्चित तौर पर पुलिस के पास सिर्फ हाथ में हथकड़ियाँ रह गई हैं और अपराधी फरार हो चुका है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिर इतनी चूक हुई कैसे, जब ये मालूम था कि व्यक्ति जिसपे इतने मुकदमे हों, इतना हीलियंस क्राइम उस पर किया है, उसके बाद उसे इस तरह, जिस तरह किसी वो पार्क में या किसी गेस्ट हाउस में या किसी निमंत्रण में शादी पर गया हो, उसे आराम से हाथ में रस्सी के भरोसे छोड़ दिया और रस्सी पुलिस वालों के हाथ रह गई और अपराधी फरार है। इस पर सबसे बड़ी नजर हमारी रहेगी। और इसके अलावा जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया कि कानपुर में, बिल्कुल अमित आएंगे आपके पास, रुक लखनऊ का करेंगे, अजीत सिंह है। अजीत, बताइए और क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल अनुपम, आज अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो सब बड़ी खबर है राजधानी लखनऊ से, वो उत्तर प्रदेश के काली कमाई के कुबेरों की, उसमें नेता भी हैं, उसमें अफसर भी हैं, आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, पीपीएस भी हैं, पीसीएस भी हैं। ये वो काली कमाई के कुबेर हैं जिन्होंने जनता की कमाई के जो पैसे हैं, खून पसीने के पैसे, उसको लूटा है। आज से अधिक संपत्ति के मामले हैं, घोटालों के मामले, उनकी कुंडली आज सरकार के सामने प्रस्तुत होगी और फैसला होगा उनके भविष्य का कि वो जेल जाएंगे, उनके खिलाफ FIR होगा। और सभी जो विभागाध्यक्ष हों, चाहे डीजीपी हो, चाहे डीजी इंटेलिजेंस हो, चाहे डीजी विजिलेंस हो, चाहे डीजी EOW हो, डीजी CBCID हो, सभी लोग मुख्य सचिव के सामने आज शाम को 6 बजे उन अफसरों की काली कमाई का ब्यौरा पेश करेंगे। आज से अधिक संपत्ति का, उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं और पिछले 15 साल से जिन लोगों ने अपनी फाइलों को अपनी रसूख के चलते, सत्ता के गलियारे में पहुंच के चलते दबा रखा था, अब उन्हें जेल जाना होगा। इसके पहले भी 150 लोगों के खिलाफ सरकार ने FIR किया, 100 लोगों को जबरन रिटायर किया और अब 350 से अधिक उन भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई करने जा रही सरकार। जी अजीत, आएंगे आपके पास। आसिफ देहरादून से। आसिफ, बताइए और क्या कुछ आज खास रहने वाला है उत्तराखंड में? देखिए, सबसे बड़ी खबर तो अनुपम यही है कि आज देहरादून में फिर से एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद, जब पिछली मर्तबा ये आदेश के बाद जब अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया था, तो प्रेमनगर एक इलाका है, प्रेमनगर इलाके में वहाँ पर लोगों को, फोर्स को और प्रशासन को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते अतिक्रमण अभियान रोक दिया गया था। लेकिन आज फिर से ये अतिक्रमण अभियान दोबारा से चलाया जा रहा है, जिसके लिए भारी पुलिस बल वहां पे तैनात किया गया है और जिससे कि कोई अनहोनी ना हो, तो इसके लिए बिल्कुल आसिफ, मौसम के बारे में अगर अपडेट दें तो क्या मौसम है वहां का? यहाँ का मौसम 6 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें भारी बारिश की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग की तरफ से कि भारी बारिश वहाँ पे हो सकती है। तो अलर्ट के चलते वहाँ पे सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो एहतियात बरतने के लिए अपनी एडवाइजरी वहाँ पे जारी करें। बिल्कुल आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तमाम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और आज के अपडेट्स को बताने के लिए। हमारी इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18up.com पर। हमारा फेसबुक पेज है News 18 UP, ट्विटर हैंडल है @News 18 UP और हमारा यूट्यूब चैनल है News 18 UP उत्तराखंड। और News 18 उत्तराखंड देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18uk.com पर। हमारा फेसबुक पेज है News 18 UK और हमारा यूट्यूब चैनल है News 18 UP उत्तराखंड। नमस्कार।